गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सीमा गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस सीटेट में। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन। इससे पहले मैंने आपको धार्मिक आंदोलन पढ़ाया था और जो ये राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट हो या आपके अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, और जो अभी वैकेंसीज आने वाली हैं टीचिंग की, उसके लिए तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई या अन्य आंदोलन किस तरीके से हुआ, चाहे वो बंगाल का विभाजन हो। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। देखो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस कांग्रेस को आज हम जानते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जो 1885 में की थी। ये अंग्रेज कौन था? ये इंग्लैंड का ही एक बड़े स्तर पर अधिकारी था। उसके द्वारा, अब आप सोचिए कि है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन इसकी स्थापना ये ए.ओ. ह्यूम क्यों कर रहा है? क्योंकि उस समय जब हम 1885 की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी, आंदोलन होने लगे थे। इससे पहले मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से आंदोलन हुए हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये इस व्यक्ति ने क्यों की, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो लोग थे वो भारतीय थे लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको एक आगे बढ़कर कहा कि हम एक ऐसी टीम बनाते हैं या इस तरीके की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाते हैं जिसमें भारतीय लोग होंगे। उसका एक रीज़न था सबसे बड़ा, तो कि जो आंदोलन हो रहे थे वो अंग्रेज अगर रहेंगे इस के अध्यक्ष वगैरह, तो उनको दबाने में आसानी रहेगी, और जो इसमें जो भारतीय शामिल होंगे वो अंग्रेज़ों की बातों को मानने के लिए मजबूर होंगे या बाध्य होंगे, या सॉफ्ट कॉर्नर अंग्रेज़ों के लिए होगा। तो इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और ए.ओ. ह्यूम द्वारा होती है, जो कि ये एक रिटायर्ड अधिकारी था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ये होती है 1885 में। जो प्रथम अधिवेशन होता है, देखो बच्चों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में, उस समय बम्बई बोलते थे, बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो कितने थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसका जो सूत्रधार था वो कौन था? वो था ए.ओ. ह्यूम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिटायर्ड अधिकारी था। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो हुआ था बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर सीटेट वगैरह, सीटेट है, यूपी टेट है, चाहे आपका जो अभी एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, आप पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका पहला अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने लोगों ने भाग लिया था? वो थे 72, यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब बच्चों, हम देखते हैं बंगाल का विभाजन। देखो, अंग्रेज हमारे देश में आते हैं 1602-3 ईस्वी में, और इस तरीके से वो आकर किस तरीके से चारों तरफ फैलते जाते हैं। तो उन्होंने बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, बहुत बड़ा राज्य था, मान के चलिए। तो 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए ये लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जो 16 अगस्त 1905 से प्रभावी हुई। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। अब देखो कि जो क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इसकी ये दमन करने के लिए। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो बंगाल में जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, जितने भी क्रांतिकारी जो लोग थे, वो
एकजुट हो रहे थे। वो जो असम है, जो आपका आज का बिहार है, वो सारा क्षेत्रफल इकट्ठा ही आता था। तो वह बहुत पास पास में अभी भी आप देखोगे, अब तो अलग अलग हो गए हैं। सीमाएं देखोगे तो बिल्कुल मिली हुई हैं, आप ऐसे जा कर के अंदर जा सकते हो। आप नक्शा उठाइए, नहीं भी जाना हो रहा है तो आप अपना नक्शा उठाओ, जो आपका मैप है उसमें देखो कि जो बिहार कहाँ पर है, असम कहाँ पर है, और जो ये बंगाल है वो कहाँ पर है। तो ये सब एक ही क्षेत्रफल था। तो उनको अलग अलग करने के लिए, उनकी शक्ति कमज़ोर करने के लिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है कर्जन द्वारा, और 16 अगस्त 1905 को प्रभावी हुआ। मतलब ये लागू हो गया पूरी तरीके से। अब ये सभी क्षेत्र अलग अलग हैं, यानी बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। इसका विरोध बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार एक बांग्ला नामक गीत लिखा, वो जो आज के बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान बना हुआ है। उसके बाद बच्चों 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के दिन पूरे देश में शोक दिवस, काला दिवस मनाया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि एक इतने जो हमारा बंगाल था उसके टुकड़े कर दिए गए, अलग अलग क्षेत्रफलों में बांट दिया गया। और इस तरीके से ये 1905 को जब ये लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि 20 को ये योजना बनाई गई थी और 1905 को 16 अक्टूबर को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया कि ये विभाजन हो गया है। तो सभी राष्ट्रवादी लोगों ने इसका शोक मनाया, काला दिवस मनाया, स्वदेशी, और इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुए। लोगों ने कहा स्वदेशी अपनाओ, जितना भी ये विदेशी सामान है उसको जलाया गया। बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था, लेकिन उस समय भी लोग ऐसे ही बटे हुए थे जैसे बच्चों आज भी हमारे देश में जातियों में, क्षेत्रों में, राज्यों में इस तरीके से बटे हुए हैं, विचारधाराओं में उस समय भी यही इस तरीके से बटे हुए थे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेजों ने उसका फ़ायदा उठाया, फूट डालो शासन करो की नीति की। आज भी हमारे देश में जो बाहर की विचारधारा के लोग हैं, जो चीन की विचारधारा के लोग हैं, या जो रसिया की, जो आज रसिया में वो विचारधारा नहीं है, लेकिन आज भी लोग उस विचारधारा को हमारे देश में मानते हैं। वो देश में विभाजित करने वाली बातें करते हैं, कार्य होते हैं बहुत बड़े स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं उनके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन इकट्ठे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे देश का विकास भी अवरुद्ध होता है। और पहले अंग्रेज भी यही कार्य कर रहे थे। तो इस तरीके से 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूरे देश में हो गया, और उसके एवज में ये जो शोक दिवस मनाया गया। और इस तरीके क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों, देखो जैसे 16 अक्टूबर ये कब मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था, और स्वदेशी अपनाई गई थी और अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। इसके बाद बच्चों जब ये सब चल रहा था, अंग्रेजों की जो कांग्रेस की स्थापना हो गई, फिर बंगाल का विभाजन हो गया, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1905 में हुई थी बच्चों। अब इसका जो नेतृत्व किया था वो नवाब सलीमुल्लाह ने किया था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जो आज ढाका आज के बंटवारे के बाद आज के पाकिस्तान में है, वहाँ पर इसका नेतृत्व किया गया था नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। उन्होंने अलग से एक पार्टी बनाई जो मुस्लिम लीग कहा जाता है, जिसकी विचारधारा आज भी हमारे देश में उतनी ही मजबूती से स्थापित है जितनी वो तब बनाई गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। और इस तरीके से सलीमुल्लाह लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये किसके नेतृत्व में हुआ था, स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को। और कहाँ पर हुई थी, ये ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और इसका संस्थापक कौन था, तो वो था सलीमुल्लाह जो खान था ये। और जबकि प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, मुश्ताक हुसैन ने की थी। जो प्रथम अध्यक्षता की थी वो मुश्ताक हुसैन ने की थी। मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। देखो बच्चों, ये देखो पहले जब 72 लोगों का एक वो गया था, तब सब तरीके के लोग थे उसमें। लेकिन अब जब ये मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में अपना अपना सोचने लगते हैं, तो ये अलग से मांग करते हैं कि हमारा निर्वाचक मंडल अलग होना चाहिए। तो ये सोच तभी से चली आ रही है।
जिसे 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारों में मान लिया गया। क्योंकि अंग्रेजों का तो काम ही था फूट डालो और शासन करो की नीति, वो क्यों नहीं मानेंगे। कोई भी देश को तोड़ने वाली गतिविधि अगर किसी बाहर की शक्ति को सुनने को मिलती है या ये मिलता है कि ये काम करो, तो वो तो आराम से करेंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार जो हो रहे थे उसमें इसको मान लिया गया, और ये कब माना गया था? 1909 ईस्वी में माना गया था। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी अपने पर्सनल हितों के लिए। देश की राष्ट्रवादी किसी भी लड़ाई में, किसी भी ऐसे कार्य में कि जो देश का हित कर सके, देश को आज़ादी मिल सके, पूरा आप मुस्लिम लीग का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इनकी अपने अपने पर्सनल हित चल रहे थे उसमें, चाहे वो डायनेस्टी रही हो, चाहे वो हिंदू डायनेस्टी हो या मुस्लिम डायनेस्टी हो। तो इनके सबके अपने फंडामेंटल हित थे, अपने अपनी लालच की वजह से ये इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होते जा रहे थे। अब बच्चों, दिल्ली दरबार से क्वेश्चन आते हैं। आज भी हमारे देश में दिल्ली दरबार के नाम से काफ़ी शॉप देखने को मिलती हैं। तो दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी, ये क्या था? ये 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जो इंग्लैंड का सम्राट आया था पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। और बच्चों, जब ये किया जा रहा था तब बंगाल में बहुत जो अकाल था वो पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे भूख से, और लोगों के पास इतनी गरीबी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। इन लोगों ने इतना बुरा हाल किया हुआ था, और इसके स्वागत में जो सम्राट आया था पंचम, और जो महारानी मैरी के स्वागत हुआ था, उसमें कई करोड़ रुपए लगे थे। और उस तरीके से इनके लिए फूलों का एक तरीके से पूरा कारपेट बिछा दिया गया। इसमें बंगाल का विभाजन रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो और इसके बाद बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया तथा असम सिलहट सहित को 1874 ईस्वी की स्थिति में लाया गया। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि दिल्ली दरबार ये कब हुआ था? तो ये कब दिल्ली दरबार लगा था? 1911 ईस्वी में। ये किसके स्वागत में हुआ था? भव्य का। देखो, इससे पता चलता है कि उस समय में जब लोग भूखों मर रहे थे, बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, तो कैसे भव्य दरबार का आयोजन किया गया, और आज भी होता है। आप ये मत सोचिए कि आज हम आज़ाद हो गए हैं तो देश में वो चीज़ें नहीं होती हैं। बड़े स्तर पर जो बहुत पैसे वाले 5% लोग ही हैं पूरे भारत में जिनके पास अथाह संपत्ति है, तो वो बस इतना है कि आज हम आज़ाद हैं, और आज भी वैसे ही स्वागत होते हैं। लोग भूखों मर रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आई हुई है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पर विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है 70 सालों में, और उसके बावजूद भी उनकी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मरते हो जीते हो। वैसे ही अंग्रेज थे, और वैसे ही आज का जो ये शक्तिशाली वर्ग है 5% जो हिस्सा लोग हैं, वो पूरे एक तरीके से प्रॉपर्टी पर हिस्सा पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बदला कुछ नहीं है, सिर्फ लोग बदल गए हैं। यानी वो अंग्रेज थे और ये हिंदुस्तान में रहने वाले ऐसे गिद्ध बैठ गए हैं देश में, जो कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर चाहें तो देश के कोने कोने का विकास हो सकता है, सरकारें चाहें तो देखो, लेकिन आज भी सब अपनी जेब भर रहे हैं। तो इस तरीके से उस समय भी होता था, और आज भी भव्य समारोह आज भी होते हैं और पहले भी होते थे। आज आपने देखा होगा किसी नेता की या किसी बड़े व्यक्ति के बच्चे की शादी होती है तो करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए जाते हैं, और जो किसी गरीब की शादी में क्या इस तरीके का माहौल है, तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से सिर्फ कागजात बदले हैं, सिर्फ लोग बदले हैं, विचारधारा आज भी वैसी ही है। उसके बाद इसमें हुआ क्या था? इसमें बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, क्योंकि 16 अक्टूबर जब 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था, तब शोक दिवस मनाया गया था, स्वदेशी अपनाई गई थी, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। तो अंग्रेज़ों को थोड़ा सा धक्का लगा कि कहीं ये आंदोलन बढ़ता ना चला जाए, तो उसके लिए इन्होंने ये रद्द कर दिया गया। भारत की राजधानी को कलकत्ता लाना था इनको, क्योंकि कलकत्ता से बहुत दिक्कतें आ रही थी, और जो दिल्ली है वो सेंटर में थी। तो दिल्ली को उन्होंने यहाँ पर राजधानी बनाया 1911 में, और 1912 में इसकी कार्यशैली शुरू हो जाती है। बिहार द्वारा उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। जो बिहार का हिस्सा था और जो उड़ीसा का हिस्सा था उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया, तथा असम जो सिलहट सहित को 1874 ईस्वी की स्थिति में लाया गया। जो पहले वाली स्थिति थी उसी में ही असम को और
सिलहट के कुछ क्षेत्र थे उनको उसी स्थिति में स्थापित किया गया। तो ये 3-4 कार्य हुए थे दिल्ली दरबार में, जिसमें करोड़ों रुपए फूंक दिया गया था, यानी बर्बाद कर दिया गया था। और जबकि बंगाल में इतना बुरा हालात थे कि वहाँ पर इतनी भूखमरी, इतना अकाल पड़ा हुआ था कि उस समय कई करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद बच्चों होम रूल आंदोलन शुरू हुआ 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार में इसकी स्थापना की। इसके प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुडेल थे। ये जो इसका प्रथम जो सचिव बना था वो था अरुडेल। बंगाल के जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1916 में शुरू हुआ था। इसके बाद इसकी स्थापना में कौन कौन थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। यानी एनी बेसेंट जो आई थी वो कहाँ पर थी? सितंबर 1916 में अडियार में इसकी स्थापना की। और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज अरुडेल। और जो 28 अप्रैल को फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक जी ने इसमें होम रूल आंदोलन में भाग लिया और 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो एनी बेसेंट और होम रूल जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी और सचिव थे इसके जॉर्ज अरुडेल। और इसके बाद बच्चों होम रूल लीग की स्थापना के बाद आते हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग, जो कि इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी। आज की वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। मैंने आज आपको जो आंदोलन पढ़ाए हैं और कांग्रेस की स्थापना पढ़ाई है और किस तरीके से कांग्रेस की स्थापना हुई और ये स्थापना 1885 में हुई थी और एक अंग्रेज़ जो इंग्लैंड का ही कोई रिटायर्ड व्यक्ति था उसके द्वारा की गई थी। और स्थापना का मेन उद्देश्य था कि हिंदुओं जो यहाँ के क्रांतिकारी लोग थे उन पर अपना वर्चस्व स्थापित करना और जो वो कानून बना रहे थे उनको वो देखभाल कर सके अंग्रेज और पता उसमें कुछ परिवर्तन करा सके ताकि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे इनको रोका जा सके। बच्चों आज इतना ही, आगे मैं पढ़ाऊंगी गांधी युग। इसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और जो कुछ भी आपको पढ़ना है या इसके अलावा अभी मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है 10th क्लास की, वो बच्चे पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बच्चों की ही रिक्वेस्ट थी कि मैम आप पढ़ा दीजिए, स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे हैं, ट्यूशन्स भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं जो बच्चे ट्यूशन लेना पसंद करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दी है, उसकी 4 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों। और जो ये मैंने आज पढ़ा है CTET, UPTET, IAS, PCS, कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया का, वो आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा करना क्या है कि आप थोड़ी जो NCERT की बुक्स हैं वो एक बार स्टडी कर लें। तो जब आप ये बुक जो वीडियो देखेंगे उसमें थोड़ा आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि एनी बेसेंट कौन थी, बाल गंगाधर जी कौन थे, क्या कैसे कब हुआ, वो सब आपको ईजीली समझ में आते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो बेल है उसको प्रेस कर दें और जिससे आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। धन्यवाद।